नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना को संविधान के परिचय के रूप में देखा जाता है। यह सरकार के स्वरूप, संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों आदि का संक्षेपित रूप है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि प्रस्तावना से हम लोग बहुत कम समय में तथा बहुत थोड़ा सा पढ़ के संविधान कैसा है, उसका स्वरूप क्या है और किन आदर्शों पर चलकर वह किन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता है और सरकार इसके लिए सरकार का स्वरूप कैसा निर्धारित है, ये सब हम बहुत कम समय में बहुत थोड़ा सा पढ़कर जान सकते हैं प्रस्तावना से। इसीलिए संविधान का इसको परिचय पत्र भी कहते हैं। जैसे कि अगला पॉइंट में हम देखेंगे कि N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। ठीक है, चलिए। तो संविधान के बारे में बहुत कम समय में बहुत थोड़ी से पढ़कर संविधान का स्वरूप, सरकार का स्वरूप, संविधान किन आदर्शों पर चलकर किन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता है, यह सब कुछ हम प्रस्तावना से जान सकते हैं। अतः प्रस्तावना संविधान से परिचय कराता है, इसलिए इसको संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। ठीक है, और किसने कहा है? तो N.A. पालकीवाला ने कहा है। आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर N.A. पालकीवाला ने। आगे बढ़ते हैं। अब नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1900 सॉरी ये 46 है, आप इसको 49 यहाँ पे देखिए, गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक है, सही कर लीजिए। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा। ठीक है, जो कि 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया, जिसको बाद में प्रस्तावना कहा जाने लगा। ठीक है, यानी प्रस्तावना को सर्वप्रथम एज अ उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में रखा, और जो 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया। तो यहां पे देखिए, आप क्वेश्चन भी बन सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया या पेश किया, तो उसका आंसर होगा नेहरू जी ने। और कब रखा संविधान सभा में? तो 13 दिसंबर 1946 को। और ये स्वीकृत कब हुआ, ये डेट भी आपको याद रखनी है। तो 22 जनवरी 1947 को ये सर्वमान्य रूप में संविधान सभा में स्वीकार किया गया। ठीक है, जो बाद में प्रस्तावना जिसको कहा गया। चलिए आगे देखते हैं हम प्रस्तावना में है क्या। ठीक है, तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पेपर ओरिएंटेड यानी एग्जाम ओरिएंटेड देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन भी करूंगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि इनका ऑर्डर आपको याद रखना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो सबसे पहले क्या है, आपको ऑप्शन में कई बार दे दिया जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और इनका प्रस्तावना में ऑर्डर कैसा है, क्रम कैसा है, उसको आप अरेंज करिए। तो आप यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सबसे पहले, फिर समाजवादी, और फिर आपका पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कितने तरीके की न्याय की बात की गई है यहाँ पे? तो सामाजिक 3 तरीके की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर 5 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर 2 तरीके की समता की बात करता है ये, प्रतिष्ठा और अवसर, इसको प्राप्त कराने के लिए, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इसको आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
ठीक है, तो आगे हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहां पर आपको इनका ऑर्डर ध्यान रखना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये सब ऑर्डर आपको ध्यान देना है। अगली क्लास में हम इससे संबंधित इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं उनको भी कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें एक टर्म आया प्रियम्बल में कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा, अर्थात भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव के स्वतंत्रता पूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होगा। यानी उसको अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में वो जो भी निर्णय लेगा उस पर कोई दबाव, उस पर कोई बाह्य दबाव नहीं होगा। आंतरिक मामले और बाह्य मामलों में उस पर कोई किसी तरीके का दबाव नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट है आपका समाजवादी। यह एक तरीके की विचारधारा है जिसमें समानता पर बल दिया जाता है, और इसमें यह कहा जाता है कि संपत्ति एवं संसाधनों का समान वितरण हो, इस पर बल दिया जाता है। समाज में प्रतिष्ठा और अवसर ये प्रत्येक व्यक्ति को बराबर मिले, यानी उस हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा समान रहे और उनको बराबर अवसर भी मिले। ठीक है, तो इस पर भी बल दिया जाता है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया है। अब देखिए, आप भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था को, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व है। कहने का मतलब यह है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें हमने ना तो पूंजीवाद को पूरी तरीके से अपनाया और ना समाजवाद को, दोनों का मिश्रित रूप, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अपनाया, जिसमें सार्वजनिक यानी सरकार का भी भागीदारी रहेगी और निजी क्षेत्र की भी भागीदारी रहेगी। ठीक है, आगे हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी शब्द संविधान में जोड़ा गया। अब ये जो समाजवादी शब्द है, इसको ये मूल रूप से संविधान की उद्देशिका में नहीं था, इसको 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में ये प्रस्तावना में जोड़ा गया। अगला पॉइंट है पंथ निरपेक्ष क्या होता है। पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। ठीक है, तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म विशेष को संरक्षण नहीं देगा, यानी राज्य धर्म से तटस्थता बनाएगा, अर्थात राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव भी नहीं करेगा। ये पंथ निरपेक्षता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में भी इसको जोड़ा गया, यानी ये भी मूल रूप से प्रस्तावना में नहीं था, इसको भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा लोकतंत्रात्मक सरकार। तो लोकतंत्रात्मक सरकार से क्या आशय होता है, तो ये एक तरीके का सरकार का स्वरूप है, यानी शासन का स्वरूप है। लोकतंत्रात्मक पहले राजतंत्रात्मक होता था, फिर अब लोकतंत्रात्मक है। तो अब ये शासन का एक स्वरूप है जिसमें संप्रभुता यानी शक्ति जनता में निहित होती है। ये दो तरीके के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष के कुछ फीचर्स हैं, आप उनको जान लीजिए। जनता इसमें सीधे भागीदारी करती है, जैसे स्विट्जरलैंड। यहाँ पे पहल यानी इनिशिएटिव, प्रत्याशी को वापस बुलाना, राइट टू रिकॉल, और प्लेबिसाइड जनमत संग्रह इत्यादि इनके क्या हैं, अस्त्र हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पर जनता इन अपने अस्त्र का प्रयोग करके कार्य करती है और शासन में सीधे भागीदारी निभाती है। ठीक है, जैसे उसने जो प्रत्याशी चुना है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो जनता के पास राइट है कि वो किसी भी टाइम उनको राइट टू रिकॉल कर सकते हैं, और किसी इशू पे अगर क्या कहते हैं निर्णय लेना है तो जनमत संग्रह करके निर्णय लिया जा सकता है। और दूसरी तरफ है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें जनता का शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, यानी जनता एक निश्चित समय के लिए प्रतिनिधि को चुन देती है, फिर उस बीच में जनता को ये राइट टू रिकॉल जैसे अस्त्र यहां पर नहीं होते अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्लेबिसाइड भी सारे इश्यूज पे नहीं होते इसमें। तो ये कुछ डिफरेंस है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें कार्यकारिणी
या मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। अर्थात भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजती है या विधायिका में भेजती है और फिर विधायिका से कार्यकारिणी या मंत्रिपरिषद बनती है, जो कि अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। और जनता जिन प्रतिनिधियों को भेजती है वो 5 वर्ष के लिए भेजती है, बीच में वो उनको वापस नहीं बुला सकती। ठीक है, तो इसलिए भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। यानी लोकतंत्र तो है लेकिन उसका स्वरूप कैसा है? संसदीय है। ठीक है, संसद के माध्यम से। और संसद का तरीका क्या है कि विधायिका में जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनमें से फिर एक कार्यकारिणी यानी कैबिनेट या मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की अपनी मंत्रिपरिषद होती है और जो कार्य करती है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव होती है मेनली, और विधायिका के प्रति ये क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गणराज्य एक टर्म है, तो गणराज्य क्या होता है ये समझ लेते हैं कि गणराज्य अगर कहीं पर है तो उस राज्य का जो प्रमुख होगा वो अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है। यह वंशानुगत नहीं होता, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ब्रिटेन में, वहां पर वंशानुगत है तो वहां पे गणराज्य नहीं होगा, रिपब्लिक नहीं होगा। भारत में भारत का राष्ट्रपति परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है, अतः हम कह सकते हैं कि भारत एक गणराज्य है, रिपब्लिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम न्याय की बात कर लेते हैं। संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी अब राज्य क्या करेगा कि समाज में किसी भी वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त ना हो, यानी सभी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त ना हो, यानी सारे नागरिक वो क्या होने चाहिए? समाज में समान होना चाहिए। ठीक है, उसमें किसी को विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। और फिर किस तरीके की न्याय की बात करता है? आर्थिक, यानी सामाजिक न्याय में आप समझ ही गए होंगे कि किसी के साथ ऊंच नीच की बात ना हो। ठीक है, फिर आर्थिक है, संसाधनों का समान वितरण हो, यानी कहने का मतलब कि संसाधनों का समान वितरण हो, यानी नागरिकों में आर्थिक विषमता ना हो। ठीक है, अगला पॉइंट है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय कैसे हासिल किया जा सकता है? तो मतदान का सभी नागरिकों को अधिकार हो, सभी नागरिक मतदान कर सकें, उसमें किसी तरीके का भेदभाव ना हो, चुनाव लड़ सकें और सभी वर्गों को समान स्तर पर प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरीके के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय में किसी भी वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त ना हो, यानी सभी एक समान हो। आर्थिक, संसाधनों का समान वितरण हो, आर्थिक विषमता ना हो। और राजनीतिक, यानी सभी को मतदान करने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का, और सभी वर्गों का एक समान प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव ना हो। आगे स्वतंत्रता, हमारा संविधान यानी उद्देशिका में स्वतंत्रता जो है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्ति को उसके संपूर्ण विकास के लिए प्रदान करता है। उसमें कौन कौन से हैं आपको ये ध्यान रखना है? विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना इत्यादि की 5 हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, चलिए आगे इनको हम लोग, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको हम लोग फंडामेंटल राइट्स और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये सब आएंगे और इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। इन पर सब पे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, तो हम आर्टिकल्स के माध्यम से हर चैप्टर में इनको और डिटेल में करेंगे। ठीक है, अभी बस एक इंट्रो है ये, तो अभी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 प्रकार की समता की बात करता है, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता। अब यहां पर समझने की बात यह है कि देश का प्रत्येक नागरिक संविधान के समक्ष समान है, यानी वो एक संविधान के समक्ष क्या है? समान होगा, कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। प्रत्येक नागरिक वो संविधान के लिए एक बराबर है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ना ही उसके लोक नियोजन में और ना ही सार्वजनिक स्थानों पर उसके आवाजाही पर। ठीक है, कहने का मतलब ये जो अवसर की समता और प्रतिष्ठा है, यानी प्रतिष्ठा यानी संविधान के सामने सभी बराबर हैं, सभी की प्रतिष्ठा एक जैसी है, और अवसर की समता यानी लोक नियोजन में किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो
तो ये रहा प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता। अगला पॉइंट है हमारा बंधुत्व। अब इसमें यह है कि भाईचारे की एक भावना जागृत करना होगा। राज्य का कर्तव्य होगा कि भाईचारे की एक भावना जागृत की जाए जिसमें सभी में एक होने का भाव हो। तो अब जैसे इसके लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, मौलिक कर्तव्य यानी सभी को एक जैसा मौलिक कर्तव्य सारे नागरिकों को दिया गया, और एकल नागरिकता, तो इसमें क्या होगा कि हम भारतीय हैं, एक भावना जागृत होती है कि हम लोग एक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला पॉइंट है इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब हम जानते हैं भारत बहुत विविधता पूर्ण देश है, बहुत अत्यधिक विविधता है यहाँ पर, और विविधता में भी एकता बनी हुई है, और अतः इस विविधता में एकता बनाए रखना एक चुनौती है भारत के लिए। अतः प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे। ठीक है, ये कर्तव्य दिया गया है हर व्यक्ति को, क्योंकि ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है इतनी विविधता के बावजूद भारत में एकता बनाए रखना, इसलिए इसको फंडामेंटल ड्यूटीज इसको बनाया गया और सभी नागरिकों को कहा गया कि ये उनका मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नोट करके यहाँ पे कुछ पॉइंट डाल दिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसको देख लेते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा, क्वेश्चन बन सकता है, संविधान की आत्मा किसे कहा जा सकता है, किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे एक केस हुआ था, एक वाद था, बेरुवारी वाद 1960, ठीक है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। यानी उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, यह असंशोधनीय है। फिर 1973 में केशवानंद बनाम केरल राज्य जो वाद था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको संविधान का अंग माना और कहा कि अब यह संशोधनीय है। तो अब यहां पर जो क्वेश्चन बनता है आपका कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो अब उसका आंसर होगा कि हाँ, किया जा सकता है। और संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ, तो उसका आंसर है एक बार, अभी तक केवल एक बार, और वो कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, जिसमें आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए हैं। ये आप स्क्रीन पर देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए हैं। आप इसको सपा से याद रख सकते हैं, स से समाजवादी, प से पंथ निरपेक्ष और आ लगा हुआ है बड़ा, तो आप इससे अखंडता डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 शब्द जोड़े गए। यानी अब हम अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि हम 368 के तहत क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, तो उसका आंसर होगा जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर वो डैमेज नहीं होना चाहिए, यानी मूल ढांचा आपका वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए, मूल भावना उसकी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर पूछा जाए कि कितनी बार संशोधन हुआ, तो अभी तक केवल एक बार, और वो कौन सा संशोधन है, तो 42वें संशोधन 1976, जिसमें आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।